इस कहानी की शुरुआत होती है माँ बेटे से, जो अपने घर के अंदर आपस में बातें कर रहे हैं। वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। अरे माँ सुनो। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? माँ, आज मेरे लिए जल्दी से खाना बना दो। आज मैं जा रहा हूँ किसी को ठगने। अरे बेटा, तुम किसी को कैसे ठग पाओगे? अगर तुम्हारे पिताजी होते तो जरूर ठग लेते। तुम्हारे पिताजी इस काम में माहिर थे, पर तुम नहीं हो। तुम तो अभी चोरी डकैती करने के लिए बच्चे हो। अरे माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों नहीं ठग सकता किसी को? आखिर एक ठग का बेटा एक ठगी तो बनता है। बस माँ, अब मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। अब जल्दी से मेरे लिए खाना बना दो। इतना कहकर बिरजू एक धनी सेठ की तरह पोशाक पहनकर तैयार हो जाता है और अपनी माँ से विदा लेकर चल पड़ता है। बिरजू चलते चलते एक गांव के करीब पहुंच जाता है। उसी गांव के कुछ लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। अरे बड़े भैया, कितने दिन हो गए, हमने किसी को ठगा नहीं। हाँ बड़े भैया, मुन्ना भैया ठीक कह रहे हैं। अब तो हमारे पास पैसा भी नहीं बचा। जो भी हमारे पास पैसे थे वो सब तो खत्म हो चुके हैं। चलो बड़े भैया, आज किसी सेठ को ठगते हैं। अरे अरे तुम सब चुप हो जाओ। उधर देखो, गांव में कोई मुसाफिर आया है। अरे हाँ, ये तो कोई धनी सेठ लग रहा है। चलो चलो, आज इसी को ठगते हैं। अरे भैया, इतनी कड़कती धूप में तुम कहाँ जा रहे हो? आओ आओ तो हमारे पास बैठकर इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम तो कर लो, और पानी वानी तो पी लो, फिर आराम से चले जाना। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझे थोड़ा जल्दी है, इसीलिए मैं आराम नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं उधर से वापस आऊँगा तो मैं आपके पास ज़रूर रुकूंगा। अरे सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हैं? काम तो पूरी जिंदगी होता रहेगा, लेकिन काम के साथ साथ आराम करना भी बहुत जरूरी है। क्यों भाइयों? हाँ जी, एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल सही बात बोली। अच्छा ठीक है, अगर आप लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं आपके पास थोड़ी देर रुक जाता हूँ और थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जिस मुसाफिर को वो चारों ठग एक मुसाफिर समझ रहे थे, आखिर वो भी एक ठगी था। लेकिन ये बात उन चारों ठगों को नहीं पता थी, और ना ही बिरजू को ये पता था कि वो चारों भी ठग हैं और उसको ठगना चाहते हैं। बिरजू उस पेड़ के नीचे चारों ठगों के पास जाकर बैठ जाता है और चारों ठग इधर उधर की बातें करने लगते हैं। अरे सेठ जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अरे हाँ भैया, हाँ बोलिए। सेठ जी, बात को बताने से पहले मेरी एक शर्त है। बोलिए भैया, क्या शर्त है? मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ। सेठ जी, मेरी शर्त ये है कि अगर आप मेरी बात को सच मानोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मेरी बात को झूठ मानोगे तो आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे मुझे। ठीक है भैया, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अब बताइए, आप कहना क्या चाहते हो? सेठ जी, बात यह है कि एक दिन मैं अपनी भैंसों को चरा रहा था। हमारे खेत में गेहूं की फसल खड़ी थी। भैंस गेहूं के खेत में घुस गई और उसके बाद वो पता नहीं कहाँ चली गई। हमने पूरे खेत में भैंस को ढूंढा, लेकिन भैंस कहीं नहीं मिली। फिर हमने पूरे खेत की फसल कटवा दी, लेकिन फिर भी भैंस कहीं नहीं मिली। फिर मैंने उसी फसल के गेहूं चक्की में पिसवा दिए, लेकिन फिर भी भैंस कहीं नहीं मिली। लेकिन हद तो तब हो गई जब मैंने उसी आटे की रोटी बनाई और उसका पहला टुकड़ा खाने लगा तो उसी भैंस की पूंछ मेरे हाथों में आ गई। तो मैंने उसी समय भैंस की पूंछ पकड़कर भैंस को बाहर निकाला, तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। लेकिन भैया, मैंने ये बात आज तक जिसको भी बताई है उसने मेरी बात को हमेशा झूठा ही कहा है। अब तुम ही बताओ, ये बात झूठ है या सच? अरे अच्छा, ये तो मुझे ठगना चाहता है। लेकिन बच्चू, मैं भी एक ठग का बेटा हूँ। अरे हाँ भैया,
कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है, सबके साथ हो जाती है। मेरे खुद के साथ भी कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है। अब मैं आपको क्या बताऊं। अरे सेठ जी, आपके साथ ऐसी क्या घटना हो गई? मैं ना बता दूंगा। बता यार, बता। अरे नहीं भैया, मैं भी अपनी बात ऐसे नहीं बताऊंगा। मेरी भी एक शर्त है। बोलिए सेठ जी, आपकी क्या शर्त है? हमें आपकी शर्त मंजूर होगी। अरे भैया, शर्त वही है, अगर आप चारों लोग मेरी बात को झूठा मानोगे तो आप सभी को मुझे 1,000 रुपये देने होंगे, और अगर सच मानोगे तो फिर कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, हमें आपकी शर्त मंजूर है। चलो अब तो बताओ वो क्या बात थी? अरे भैया, क्या बताऊं। आज सुबह जब मैं तैयार होकर काम के लिए निकलने वाला था, तभी मेरी सेठानी जी ने बहुत सुंदर पकवान बनाए थे, और वो कह रही थी कि पकवान खा कर ही जाना, लेकिन मुझे काम की ज़्यादा जल्दी थी, इसीलिए मैं बिना पकवान खाए वहाँ से चला आया। लेकिन मेरी सेठानी जी मुझे इतना प्रेम करती है कि वो पकवान लेकर मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। अरे सेठ जी, आपकी सेठानी तो यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रही है। अरे भैया, यहाँ नहीं, वहाँ देखो, वहाँ तो मेरी सेठानी जी आ रही है। अरे बाप रे बाप, वो तो हमारी बहन है। ये सेठ तो हमसे भी बड़ा ठग है। अब क्या करें? अगर हमने इसकी बातों को झूठ कहा तो ये हम चारों से 1,000 रुपये लेगा, और अगर हमने इसकी बातों को सच कहा तो ये हमारी बहन को ले जाएगा। भैया, अगर तुम मेरी बात मानो तो अपनी बहन को इस सेठ के घर भेज देते हैं। वैसे भी आज नहीं तो कल हमें अपनी बहन का विवाह तो करना ही था। वैसे भी ये सेठ अपनी बहन को खुश ही रखेगा, और अगर हम इसकी बात को झूठ कहते हैं तो हमें 4,000 रुपये देने पड़ेंगे। हाँ, अपनी बहन को इस सेठ के साथ भेज देते हैं, और इस सेठ के घर में जितना भी माल खजाना होगा उसे लेकर हमारी बहन भाग आएगी। अरे तुम आ गई, मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। अबे कौन है तू? मैं तो तुझे जानती तक नहीं। अरे मेरी प्यारी बहन, ये तुम्हारे पति हैं। तुम्हारा विवाह इसके साथ बचपन में ही हो गया था। अब जाओ बहन, इसके साथ जाओ तुम। अच्छा मेरे प्यारे सालों, अब मैं चलता हूँ। बिरजू उनकी बहन को लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। अरे भैया, ये तो हमारी बहन को ही ठग ले गया। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। चलो हम कल ही इसके घर चलेंगे। अगले ही दिन चारों ठग अपनी बहन को लेने के लिए चल देते हैं और जाकर बिरजू के घर में बैठ जाते हैं। बिरजू उन सब की बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करता है। अरे बड़े भैया, जल्दी से उठो, सभी लोग सो गए हैं। चलो हम इस सेठ को रस्सी से पलंग में बांधकर नदी में फेंक देते हैं, और इसके घर का सारा सामान लेकर और अपनी बहन को लेकर घर वापस चलते हैं। चारों ठगों ने बिरजू को सोते हुए ही पलंग में बांध दिया और रात में ही उसे लेकर नदी की तरफ चल पड़ते हैं। उनको चलते चलते रात से सुबह हो जाती है। तभी वे एक जगह पर रुकते हैं और उनमें से एक कहता है, अरे भैया, मैं तो इस पहाड़ को उठाते उठाते थक गया हूँ। चलो इस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। वो चारों उस पलंग को नीचे रखकर उसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं, और उसी समय एक चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। अरे भैया, ये लोग आपको बांधकर कहाँ ले जा रहे हैं? अरे क्या बताऊं भैया, ये चारों हमारे साले हैं। इनकी एक बहन का विवाह हमसे हो गया है। इनकी एक दूसरी भी बहन है, ये उसका भी विवाह मेरे साथ ही करना चाहते हैं। ये कहते हैं इनकी बहन के लिए कहीं लड़का नहीं मिल रहा। मेरा लाख मना करने पर भी ये मान नहीं रहे और मुझे बांधकर ले जा रहे हैं। तो क्यों ना भैया उनकी दूसरी बहन का विवाह तुम मेरे साथ करवा दो। हाँ, क्यों नहीं, जरूर करवा सकता हूँ। ऐसा करो, तुम मुझे खोल दो और मेरी जगह पर तुम चुपचाप लेट जाओ। बिरजू जल्दी से उस चरवाहे को पलंग से बांधकर पेड़ के पीछे छिप जाता है। अरे मुन्ना, उठो, देखो सूरज निकल आया है। फिर वो चारों पलंग को उठाकर
नदी के पास पहुंच जाते हैं। उधर बिरजू उस चरवाहे की सभी बकरियों को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है और उधर चारों भाई उस चरवाहे को बिरजू समझकर पानी में फेंक देते हैं। चलो भैया, आखिरकार इस ठग से हमें छुटकारा मिल ही गया। इसके बाद वो चारों जैसे ही बिरजू के घर पर पहुंचते हैं, बिरजू उनको खाट पर बैठा हुआ दिखाई देता है। ये सब देखने के बाद वो सब हक्के बक्के हो जाते हैं। अरे ये क्या, ये ठग तो यहीं पे बैठा है। अरे जीजा जी, तुम यहाँ पे कैसे, और इतनी सारी बकरियाँ तुम कहाँ से लाए? अरे ये सब मत पूछो, तुम लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। तुम लोगों ने मुझे नदी के किनारे ही फेंक दिया था। अगर मुझे आप किनारे से और दूर फेंकते तो मैं नदी की और गहराई में जाता और मुझे बहुत सारी बकरियां मिलती, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बस किनारे पर ही फेंका और किनारे पर बस मुझे यही बकरी मिली और मैं इन्हीं पकड़ के अपने घर ले आया। अरे जीजा जी, क्या बात कर रहे हो? चलो मुझे भी कुछ बकरियां दिला दो। हाँ जीजा जी, मुझे भी बकरियां चाहिए, चलो जल्दी। अच्छा, तो तुम लोगों को भी बकरियां चाहिए? ठीक है, चलो मेरे साथ। मैं जहाँ बोलूँ तुम लोग वहीं कूद जाना और अच्छी बकरियाँ पकड़ के ले आना। बिरजू उन सबको लेकर नदी के किनारे आ जाता है। अरे सुनो तुम सब लोग, जल्दी से इस जगह पर कूद जाओ। यहाँ पर तुम सबको बहुत मस्त ताजी मोटी मोटी बकरियाँ मिलेगी, पर ध्यान रहे आपस में बकरियों के लिए लड़ना नहीं है। चारों ठग बिना कुछ सोचे समझे नदी में छलांग लगा देते हैं और डूबकर मर जाते हैं। उसके बाद बिरजू अपने घर जाकर अपनी बीवी के साथ मजे से रहता है।